तो हमने अब तक इंडियन फुटबॉल की इस राइज और स्ट्रगल वाले सफ़र को देखा। अब देखते हैं मॉडर्न इंडियन फुटबॉल को और जानते हैं कैसे हमें अब द ब्लू टाइगर्स के नाम से जाने जाने लगा। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 2007 के बाद से कैसे इंडिया बनी द ब्लू टाइगर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं निश्चल वॉच ओवर इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूं आपका इंडियन फुटबॉल के इस रोलर कोस्टर जैसे सफ़र के दूसरे पार्ट में। तो 2007 में आई लीग किक ऑफ होती है, जो इंडियन फुटबॉल को रीब्रांड और रीस्टैब्लिश करने में एक अहम रोल निभाती है। यहीं से हमें बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स मिले, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन था वो बहुत ही स्मूथ रहा। इंडिया 2008-9 का AFC चैंपियंस कप भी जीत जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्वालिफिकेशन मिल जाती है 2011 में होने वाले AFC एशिया कप में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि इंडिया 27 साल बाद एशिया कप के लिए क्वालिफाई करती है। ये तो शुरुआत थी हमारे री-राइज की। इसके कुछ महीने बाद इंडिया नेहरू कप भी रिटेन करती है, जिसमें उन्होंने सीरिया को पेनल्टीज पर हराया। The save is made. India champions again. इसी बीच AIFF एक नया क्लब एरोज को लॉन्च करता है। ये यंग इंडियन फुटबॉल टैलेंट को नर्चर करता है और फिर ये 2013 में बंद कर दिया गया कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। फिर इसे दोबारा इंडियन एरोज के नाम से 2017 में शुरू किया गया। अब बारी थी एशिया कप की 2011 में। यहाँ पर हमारा सफ़र बहुत खराब रहता है। इंडिया ग्रुप स्टेज भी क्लियर नहीं कर पाता। ग्रुप स्टेज छोड़ो, इंडिया एक भी मैच नहीं जीता, और तो और हमने बस 3 ही गोल स्कोर किए और बदले में टोटल 13 गोल खाए। पर इस एशिया कप से सुनील छेत्री ने खुद को इंटरनेशनल लेवल पर अनाउंस कर दिया था और अब वो बन गए थे इंडियन फुटबॉल के नए चेहरे। इस थंपिंग के बाद भी इंडियन टीम के हौसले कम नहीं हुए। हमने लगातार अपना तीसरा नेहरू कप जीता 2012 में। यहाँ पर हमने कैमरून को पेनल्टीज में हराया और अपना तीसरा लगातार टाइटल जीता। India has won the Nehru Cup. इसी साल बाईचुंग भूटिया अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और यहाँ फुटबॉल का एक ग्रेट जेस्चर हमें देखने को मिला, जहाँ 10 जनवरी 2012 को बायर्न म्यूनिख खेलने आती है इंडिया के अगेंस्ट बाईचुंग भूटिया के आखिरी मैच में, जहाँ बायर्न 4-0 से जीत जाता है। अब था साल 2014 और शुरुआत हुआ इंडियन सुपर लीग यानी ISL का। ISL के शुरू होते ही इंडिया में फुटबॉल की हाइप मानो आसमान छू गई। ISL की ये टैगलाइन कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल मानो हर फुटबॉल एंथुजियास्ट के जुबान पर छा गया था। ISL एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, ताकि मासेस तक फुटबॉल पहुंच सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आई लीग को एक कमर्शियल हिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। पर यहाँ अब कन्फ्लिक्ट आई लीग और ISL में थी, ये देखने के लिए कि इंडिया की टॉप टियर लीग कौन सी होगी। जहाँ आई लीग इतने सालों से चलता आ रहा है, पर ISL के वजह से इंडिया में फुटबॉल की एक वेव सी आ गई थी, जहाँ ISL में कई बड़े स्टार्स जैसे रॉबर्टो कार्लोस, डेल पिएरो, डिएगो फॉरलान, बर्बतोव जैसे कई और बड़े स्टार्स खेले। तो 2017 तक तो ISL एक एग्जीबिशन लीग की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, पर 2017 के बाद से ISL को इंडिया का टॉप टियर लीग घोषित कर दिया गया। अब इंडिया का टॉप टियर था ISL, सेकेंड डिवीजन था आई लीग, थर्ड डिवीजन आई लीग 2 और फोर्थ डिवीजन था आई लीग 3।
और अब इंडिया में एक प्रॉपर लीग सिस्टम फॉलो किया जाने लगा, जैसा यूरोपियन लीग्स में होता था। इसी बीच इंडिया 2017 में सैफ चैंपियंस बनती है और 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियंस बनती है, जहां सुनील छेत्री का एक शानदार परफॉर्मेंस रहा, जहां उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टोटल 8 गोल स्कोर किए और फाइनल में उनके 2 गोल के बदौलत इंडिया वो गेम केनिया से 2-0 से जीत जाता है। इसी बीच इंडिया पहली बार अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज कराता है, जहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस कुछ खास तो नहीं था, पर इंडिया के लिए जीक्सन सिंह बने थे किसी भी फीफा ग्रुप स्टेज कंपटीशन में इंडिया के लिए पहला गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी। अब 2019 से इंडिया की कमान संभाली एक क्रोएशियन मैनेजर ईगोर स्टिमैक ने, और अब इंडियन टीम में बैलेंस आ गया, जहां पर लेजेंडरी प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स साथ में खेलने लगे, जहां सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, गुरप्रीत सिंह सांधू जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स तो थे ही, और कई बेहतरीन खिलाड़ी जो आगे इंडियन फुटबॉल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे वो सब शामिल थे, जिनमें चांगते, उदांता, अपुया, सहल समद, जीक्सन सिंह, ब्रेंडन फर्नांडिस, अनिरुद्ध थापा, विक्रम प्रताप सिंह, अनवर अली, सुरेश सिंह, मानवीर, जय गुप्ता, मेहताब सिंह, राहुल भेके, नौरम सिंह, राहुल केपी, लिस्टन कोलासो, निखिल और सुभाशीष बोस जैसे और भी वर्ल्ड क्लास प्लेयरों का नाम अब इंडियन टीम में शुमार है। अब साल था 2020-21 का। इस समय मानो स्पोर्ट्स की दुनिया थम सी गई। जहां पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, वहीं सारे ही स्पोर्ट्स एक साल के लिए रोक दिए गए। जब खेल को दोबारा शुरू किया गया तो फुटबॉल के फील्ड पर एक भी फैंस अलाउड नहीं थे। सारे मैचेस क्लोज डोर्स के अंडर ही खेले जा रहे थे। फिर 2022 से जब धीरे धीरे फैंस के लिए स्टेडियम्स खुलने लगे, तब AIFF को दोषी पाया गया और फीफा ने बैन लगा दिया इंडियन फुटबॉल पर, क्योंकि फीफा का एक रूल है कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए डे टू डे ऑपरेशंस में, और AIFF ने ये रूल वायलेट किया था फीफा के द्वारा कई बार नोटिस इशू करने के बावजूद भी। इस वजह से अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की होस्ट नेशन बदल दी गई और इंडिया के हाथ से एक और मौका छूट गया। पर इवेंचुअली कुछ महीने बाद फीफा ने ये बैन हटा दिया और दोबारा एक और मौका मिला AIFF को। अब टाइम था पोस्ट कोविड का और इंडिया के लिए कई नई चुनौतियां थी। साल था 2023, जहां हमारे कैप्टन सुनील छेत्री हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ compete कर रहे थे। वहीं इंडिया को अब एशिया कप और वर्ल्ड कप का सपना सच होता हुआ दिखने लगा। 2023 में ही इंडिया ने लगातार इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप जीता और उसी साल इंडिया जगह बना लेता है एशिया कप 2024 के लिए, और तो और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेकेंड क्वालिफाइंग राउंड के लिए भी। यहीं पर AIFF तैयार करता है विजन 2047। तो आखिर क्या है ये विजन 2047? तो ये AIFF का एक ऐसा विजन है जो इंडिया में फुटबॉल को रीडिफाइन करने वाला है। AIFF के द्वारा इसका एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर 2047 तक ऐसा क्या क्या करने का ठान रखा था AIFF ने। AIFF के द्वारा इंडियन फुटबॉल सीन के अलग अलग एलिमेंट्स को ध्यान में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट में, जहां टारगेट होगा एक फुटबॉल कल्चर बिल्ड करने का सभी एज ग्रुप्स में, यूथ एकेडमिक्स डेवलप करने का रूरल और अर्बन एरियाज में,
और फोकस करना ट्रेनिंग पे, जहां 50,000 यंग प्लेयर्स टारगेट किए गए हैं एनुअली 2030 तक। दूसरे एलिमेंट में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में ध्यान दिया जाएगा, जिसमें AIFF डेवलप करेगा 50 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम्स को और फोकस करेगा मल्टीपर्पस ट्रेनिंग फैसिलिटीज और रीजनल सेंटर्स पर। तीसरा एलिमेंट में लीग स्ट्रक्चर को रिफाइन किया जाएगा, जहां AIFF आई लीग और ISL को एक्सपैंड करेगा और प्रोफेशनलाइज करेगा, ताकि इंडियन टैलेंट तो नर्चर हो ही साथ बाकी प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर सके ISL में खेलने के लिए। न्यू टियर ऑफ यूथ एंड वुमेन लीग भी बनाया जाएगा और स्टेट लीग्स को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। फोर्थ एलिमेंट में हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, जिसमें AIFF टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान देगा। उसके लिए नेशन वाइड स्काउटिंग प्रोग्राम्स खोले जाएंगे और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 में खेलने वाले प्लेयर्स को। और आखिरी फिफ्थ एलिमेंट में वुमेन्स फुटबॉल को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। उनके लिए AIFF स्टैब्लिश करेगा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन्स लीग सिस्टम और स्कूल्स से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी AIFF एक पाथवे क्रिएट करेगा फीमेल प्लेयर्स के लिए और प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को फुटबॉल में। AIFF के विजन 2047 में इंडियन नेशनल टीम्स के लिए गोल्स भी सेट किए गए हैं, जिसमें 2026 से 2030 तक शॉर्ट टर्म गोल्स में कोशिश की जाएगी कि इंडिया कंसिस्टेंटली क्वालिफाई करे AFC टूर्नामेंट्स के लिए और अपनी फीफा रैंकिंग को इम्प्रूव करके टॉप 75 में ले आए। लॉन्ग टर्म गोल्स का विजन 2047 तक रखा गया, जिसमें कोशिश की जाएगी कि इंडिया रेगुलरली पार्टिसिपेट करे फीफा वर्ल्ड कप में और एम किया जाएगा एशियन फुटबॉल जायंट्स बनने के लिए। विजन 2047 को रियलिटी में लाने के लिए AIFF अलग अलग कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट वेंचर्स कर रहा है, जिसके लिए AIFF ग्लोबल फुटबॉल बॉडीज जैसे फीफा और AFC के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। फंडिंग के लिए कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। इंडिया में करंटली मिसिंग फैन एंगेजमेंट एंड कल्चर के लिए इंडिया में फुटबॉल फैन कल्चर डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में फैन एंगेजमेंट्स होंगे और नेशनल कैंपेन्स किए जाएंगे टू ड्राइव इंटरेस्ट इन दिस स्पोर्ट। अब इतना सब तो डिसाइड हो गया था, पर आखिर इस विजन का पहला साल कैसा रहा, आइए जानते हैं। तो साल था 2024 और बारी थी एशिया कप 2024 की। तो इंडियन कोच इगोर स्टीमैक की शिकायत हमेशा AIFF से यही होती थी कि उन्हें प्रॉपर प्री सीजन नहीं प्रोवाइड किया जाता था किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले। पर इस बार AIFF ने उसका भी ध्यान रखा, जहां उन्हें एशिया कप से पहले पूरे 2 हफ्तों का प्री सीजन मिला। पर फिर भी इंडिया कोई भी फ्रेंडली मैच नहीं खेल सका। फैंस को बहुत उम्मीदें थी टीम इंडिया से, और तो और इंडियन फैंस ने इस बार जमकर सपोर्ट भी दिखाया। पर ये एशिया कप भी एक नाइटमेयर से कम नहीं था। हम इस एशिया कप में अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैचेस हार गए, तो साल की शुरुआत निराशा से हुई और देखते ही देखते हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन से भी बाहर हो गए। उसी के इमीडिएट रिएक्शन से इगोर स्टीमैक और AIFF के बीच दरार आने लगी। इगोर स्टीमैक AIFF की कई बातें सामने लाना चाहते थे, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है और मनोलो मार्केस को इंडिया का नया कोच अपॉइंट कर दिया जाता है। पर उनको अपना जादू दिखाने के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिले। ये वही कोच हैं जो FC गोवा को ISL में मैनेज करते हैं और उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहते हैं ISL में।
तो साल 2024 में इंडिया अपना एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं जीत पाता और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दी। उनका कहना था कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट करते ही इंडिया की फीफा रैंकिंग अगले 10 साल में सीधा टॉप 50 में आ जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर हम फीफा रैंकिंग्स पर नजर दौड़ाएं तो रैंक 43 से रैंक 53 के बीच नॉर्वे, कतर, कोस्टा रिका, चिली, स्कॉटलैंड जैसी टीमें हैं जिनके पास हालैंड जो मैन सिटी के लिए खेलते हैं, एलेक्सिस सैंचेज, विडाल, मैकटोमिनाय और लिवरपूल के रॉबर्टसन जैसे कई बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट अजीब नहीं लगती आपको कि जो टीम अभी एक साल में अपने एक भी इंटरनेशनल मैच जीत कर नहीं आई, वो टीम अगले 10 साल में एकदम से टॉप 50 में आ जाए? और तो और अब 2025 में लियोनेल मेसी अक्टूबर-नवंबर के टाइम इंडिया आने वाले हैं अर्जेंटीना के साथ केरला में एक फ्रेंडली मैच खेलने। पर अजीब बात यह है कि वो इंडिया में इंडिया के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक टॉप रैंक्ड एशियन कंट्री के अगेंस्ट फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ऐसा 2011 में भी हुआ था जब मेसी इंडिया आए, तब भी वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेले। तो क्या इतने सालों में इंडियन टीम इतनी भी अच्छी नहीं हुई कि हमारे जमीन पर एक टीम आती है और हम उन्हीं के खिलाफ ना खेल पाएं? ये जो फंड्स यहाँ लगाए जा रहे हैं, अगर वो फंड्स हम अपने एकेडमीज पर इन्वेस्ट करें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये एक बस इवेंट की तरह ही है जिसकी वजह से कुछ टाइम लोगों में बात होगी पर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो क्या ये स्टेटमेंट्स, ये इवेंट सही है हमारे फ्यूचर के लिए? तो मैं इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या सच में कोई ऐसा ओवरनाइट चेंज आ सकता है या फिर कुछ टाइम के बाद वापस से वही पहुंच जाएगा इंडियन फुटबॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे वॉच ओवर इंडिया के साथ और भी फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट के लिए।